एक गांव में एक मछुआरा रहता था। उसका नाम सूरज था। वो मछलियां पकड़कर उसे बाजार में बेचकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन वो समुद्र में नाव लेकर मछली पकड़ने जाता है। तभी उसके गले की चेन समुद्र में गिर जाती है। वो चेन उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। वो उदास होकर रोने लगता है। तभी एक जलपरी वहां उसे उदास देखकर पूछती है, अरे तुम रो क्यों रहे हो? सूरज आवाज सुन के तुरंत नाव के पीछे देखता है और चौंक जाता है और कहता है, अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? जलपरी, क्या ये सपना चल रहा है? मेरा नाम मिशेल है। मैं इस समुद्र की रानी हूँ। पर तुम क्यों रो रहे हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। सूरज उसे सारी बात बताता है। तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारी चेन अभी मंगवाती हूँ। रानी जलपरी के आदेश पर एक मछली सूरज की चेन लाकर दे देती है। सूरज बहुत खुश हो जाता है और जलपरी की उदारता देखकर बड़ी प्यार भरी नजरों से उसे देखता है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक दिन सूरज मिशेल के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। मिशेल, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मगर तुम तो एक जलपरी हो। मैं तुमसे शादी कैसे करूँगा? उदास मत हो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे पास एक वरदान है। मेरे जमीन पे आते ही मेरी पूंछ पैरों में बदल जाती है और मैं इंसानी रूप ले लेती हूँ। सूरज ये सुनकर बहुत खुश होता है और चर्च जाकर चर्च के फादर को सारी बात बताता है। फादर सूरज और मिशेल की शादी करवा देते हैं। इस तरह मिशेल और सूरज विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। कुछ सालों बाद उनका एक बेटा होता है। मिशेल अपने बेटे को जन्म देते ही मर जाती है। सूरज अपने बेटे का नाम गोल्डी रखता है और उसका खूब ख्याल रखता है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। गोल्डी जैसे जैसे बड़ा होता है, उसके शरीर से मछली जैसी गंध आने लगती है, क्योंकि वो एक जलपरी के पेट से जन्मा था। सूरज गोल्डी की शादी के लिए जितने भी रिश्ते लाता, सभी लड़कियां मछली की गंध से शादी के लिए मना कर देती थी। गोल्डी बहुत उदास रहने लगा था। एक दिन सूरज गोल्डी से कहता है, बेटे, उदास मत हो, तुम्हारी शादी जल्दी ही हो जाएगी। उसके बाद सूरज रीना नाम की नेक दिल लड़की का रिश्ता लाता है। जब रीना गोल्डी से मिलती है, वो उसकी दुर्गंध से बेहोश हो जाती है। रीना के माता पिता रिश्ते के लिए मना कर देते हैं और गोल्डी ये सब देखकर उदास हो जाता है। वो नदी किनारे जाकर अपनी जान देने की कोशिश करता है। जैसे ही वो पानी में कूदकर जान देने की कोशिश करता है, वैसे ही एक डायन उसको बचाकर अपनी भूतिया हवेली ले जाती है। गोल्डी को जैसे ही होश आता है, वो कहता है, आप कौन हैं और आपने मुझे क्यों बचाया? मेरे शरीर से आने वाली मछली जैसी दुर्गंध से कोई भी लड़की मुझसे शादी नहीं करना चाहती। मुझे मर जाने दो। डायन मन ही मन ये सोचती है कि गोल्डी तो काफी उदास है, तो क्यों ना इसकी मदद करके इसका इस्तेमाल किया जाए। मैं समझती हूँ, मैं तुम्हें एक जादुई परफ्यूम देना चाहती हूँ। इसकी खुशबू से लड़कियां तुम्हारा पीछा करेंगी और तुम जैसे कहोगे वैसा ही करेंगी। पर कभी ये बोतल तोड़ना मत, नहीं तो सारा जादू टूट जाएगा। गोल्डी नहीं जानता था कि ये सब एक चाल है। डायन के परफ्यूम से लड़कियां सम्मोहित होकर रात के 12 बजे
भूतिया हवेली आ जाएंगी और डायन उन्हें खा जाएगी। एक दिन गोल्डी जब परफ्यूम लगाकर घूमने निकलता है तो खूबसूरत लड़कियां उसके पीछे आने लगती हैं। अरे वाह, क्या बात है, ये परफ्यूम में तो जादू है। उन लड़कियों में से एक लड़की जादूगरनी की बेटी थी और जादूगरनी ये सब अपने जादुई गोले में देख रही थी। अच्छा, तो डायन अब ऐसे चाल चलने लगी है, अभी बताती हूँ। जादूगरनी तुरंत गोल्डी के घर जा उसकी परफ्यूम की बोतल तोड़ देती है। सारा जादू टूट जाता है और सब लड़कियों को होश आ जाता है। तभी अच्छी जादूगरनी भूतिया हवेली जाकर डायन को बोतल में बंद कर देती है। गोल्डी डायन की चाल समझ जाता है पर उदास भी हो जाता है क्योंकि अब उसकी शादी किसी से नहीं हो पाएगी। उतनी ही देर में जादूगरनी आकर उसे समझाती है कि किसी की बातों में यूं ऐसे ही नहीं आना चाहिए। गोल्डी अपनी गलती समझ लेता है और सोच समझ कर काम करने का वादा करता है। अंत में जादूगरनी उसकी मछली की दुर्गंध हटाकर अपनी बेटी लिली की शादी गोल्डी से कर देती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। जादुई बैट। दूर एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था मानस। मानस की माँ घरों में बर्तन धोने का काम किया करती थी और उसके पिता लकड़ी काटकर बेचने का काम किया करते थे। मानस बहुत ही होशियार और माहिर खिलाड़ी था। मानस को क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता था। वो अपनी गली मोहल्ले में उसके कुछ दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला करता था। मानस का बहुत बड़ा सपना था कि वो एक क्रिकेटर बने। वो अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत भी किया करता था। एक दिन उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा मैं नदी के उस पार वाले जंगल में जा रहा हूँ। वहाँ की लकड़ियाँ बहुत अच्छी हैं। उन्हें बेचकर कुछ रुपए मिलेंगे तो तुम एक बॉल खरीद लेना। मानस ये सुनकर बड़ा ही खुश होता है और अपने माँ पिताजी को खुशी खुशी अलविदा कहता है। मानस जल्दी से अपना पुराना लकड़ी का बैट लेकर और मोजे की बनी बॉल लेकर अपने मोहल्ले वालों के साथ क्रिकेट खेलने लगता है। कुछ दिन बाद मानस के पिता को हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। मानस के पिता का आखिरी सपना यही था कि मानस एक बहुत ही बड़ा क्रिकेटर बने। पर अब मानस के पिता के मरने के बाद मानस बिल्कुल अकेला पड़ गया था। ना वो बाहर खेलने जाता और ना ही वो कुछ सोच पाता। एक दिन वो उस जंगल में गया जहाँ उसके पिताजी लकड़ी काटने जाते थे। वहीं पास नदी के किनारे एक लड़की बेहोश पड़ी थी। मानस उसकी मदद करने जाता है। उठो उठो, क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। धन्यवाद, मैं एक परी हूँ। तुम कुछ उदास लग रहे हो, क्या तुम किसी दुविधा में हो? मानस परी को देखकर चौंक जाता है। मानस उसे पूरी बात समझाता है कि वो एक बहुत ही बड़ा क्रिकेटर बनना चाहता है और उसके पिताजी का वो आखिरी सपना था। उसके पिताजी इसी जंगल में आखिरी बार आए थे। परी ये सुनकर मानस की मदद करने का विचार करती है और वो मानस को शीशम की लकड़ी से बहुत सुंदर चमचमाता हुआ क्रिकेट बैट ला कर देती है। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलना ठीक से आता ही नहीं है। घबराओ मत, ये एक जादुई बैट है। इसे एक बार इस्तेमाल करके देखो, पर हाँ, इसका सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही उपयोग होना चाहिए। किसी को हराने या नीचा दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। मानस परी की बात पर यकीन कर लेता है और बैट लेकर आ जाता है। वो अपने दोस्तों को बुलाकर उनके साथ क्रिकेट खेलने को कहता है। जब उसका दोस्त उसकी तरफ बॉल फेंकता है, मानस का बल्ला हवा में उठकर
उस बॉल को कसकर मारता है। मानस ये देखकर दंग रह जाता है और उसके दोस्त भी सोच में पड़ जाते हैं कि भला इतना अच्छा क्रिकेट कब से खेलने लग गया मानस। मानस को अब परी की बात पर भरोसा हो जाता है। मानस अब गली से, मोहल्ले से, गांव से, शहर से क्रिकेट खेलने लगता है और अपने गांव का नाम रोशन कर एक बड़ा क्रिकेटर बन जाता है। पर ये सब देखकर उसका चचेरा भाई दीपक बहुत जलता है और वो उसका बैट चुराने का विचार करता है। पता नहीं इस गवार को क्रिकेट खेलना किसने सिखा दिया, आजकल बड़ा ही क्रिकेटर बना फिरता है। सारा घमंड इसको इसके बैट का है, क्यों ना इसका बैट ही चुरा कर तोड़ दूं। दीपक रात को चुपके से अंधेरे में मानस का बैट चुरा लेता है और उसकी जगह एक साधारण बैट रख देता है। अगली सुबह जब मानस उठता है, उसको अपने बैट में कुछ अजीब सा लगता है कि ये जादुई नहीं है। मानस इन सबको अनदेखा कर खेलने चला जाता है। जब दीपक की बारी आती है तो दीपक उस बैट को अपने मैच में लेकर खेलने जाता है और जैसे ही बॉल उसकी तरफ आती है, उसकी उल्टी दिशा में बैट चलने लगता है। वो एक भी बार पूरे मैच में गेंद नहीं मार पाता और इसी तरह दीपक की पूरी टीम हार जाती है। दीपक की इस खराब प्रदर्शन की वजह से उसे टीम में नहीं लिया जाता। दीपक को जैसे ही पता चलता है कि उसका सिलेक्शन टीम में नहीं हुआ, तो वो ये सुनकर बहुत ही निराश हो जाता है और मानव से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो मानस, मैं अहंकार की आग में जल रहा था और अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया। मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने सोचा कि तुम कभी क्रिकेट खेल ही नहीं सकते और मुझे लगा कि सारा जादू उस बैट का है, इसलिए मैंने ही तुम्हारा बैट चुरा लिया। मुझे माफ कर दो। मानव उसे माफ कर देता है और भागकर क्रिकेट के हेड एसोसिएशन से हाथ जोड़कर दीपक के लिए एक और मौका मांगता है और इस बार दीपक साधारण बैट से ही अपना गेम खेलता है और दीपक अकेले ही इतने अच्छे रन बना लेता है। ये सब देखकर हेड को खुशी होती है और दीपक को वो टीम में कैप्टन रख लेते हैं। इसीलिए हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और खुद पर भरोसा रखना चाहिए। जादुई बांसुरी। जी, ये कहानी एक लड़के की है जिसका नाम अमन था। अमन अपने माता पिता और दादाजी के साथ रहता था और वो अपने दादाजी के काफी करीब था और पढ़ाई में भी होशियार था। वो रोज स्कूल जाता और आकर अपना बाकी समय ज्यादातर अपने दादाजी के साथ बातों में गुजारता था। देखते ही देखते दिन निकल गए और एक दिन अमन के अच्छे मार्क्स आने पर उसके दादाजी ने कहा, बेटा अमन, तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। मैं काफी खुश हूँ। एक काम करो, आज स्कूल से आओ, मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा। अमन ये सुनते ही खुश हो गया और स्कूल के लिए निकल गया और बस का इंतजार कर रहा था कि कब स्कूल की छुट्टी होगी और कब उसे वो उपहार मिलेगा। स्कूल खत्म होते ही वो तुरंत अपना बस्ता उठाकर घर के लिए दौड़ पड़ा और सीधे अपने दादाजी के कमरे में पहुंचा। दादाजी, मैं आ गया। मुझे मेरा उपहार मिल सकता है? क्यों नहीं बेटा, जरूर, अंदर आओ। अमन के दादाजी बिस्तर के नीचे पड़ी एक संदूक बाहर निकालते हैं और उसे खोल के बहुत ही शानदार सी दिखने वाली बांसुरी निकालते हैं और अमन को देते हैं। वाह, ये कितनी सुंदर है दादाजी। हाँ बेटा, इसे मैंने खास हरिद्वार से लिया था। अब ये तुम्हारी है। पर मुझे बांसुरी बजाना आता ही नहीं है। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, जब भी तुम्हारा खेलने का वक्त हो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें बजाना सिखाऊंगा। ऐसे ही दिन निकल जाते हैं। अमन रोज स्कूल जाता और भागे भागे घर आता और उसकी प्यारी सी बांसुरी को देखता और फिर रोज शाम अपने दादाजी से सीखता। देखते ही देखते अमन बहुत ही अच्छी बांसुरी बजाने लगा
और सब घर वाले उसकी बांसुरी सुन मगन हो गए। समय के चलते धीरे धीरे उसके दादाजी की तबीयत खराब होने लगी और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। चेकअप होने के बाद डॉक्टर ने परिवार से कहा, माफ कीजिए पर इनकी बीमारी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये ज्यादा से ज्यादा 1 महीने ही जी पाएंगे। अच्छा यही होगा कि आप इन्हें घर ले जाइए और इनके बचे हुए दिनों में इनकी अच्छे से सेवा करें। ये सुन अमन और उसके माता पिता बहुत निराश हो जाते हैं, पर अमन अपने पिताजी से कहता है कि वो इन सब चीजों में भरोसा ना रखे, दादाजी को कुछ भी नहीं होगा। और फिर वो लोग दादाजी को लेकर घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद अमन अपने दादाजी का बहुत ख्याल रखने लगता है। रोज उनको नाश्ता देना, समय पर गोली दवाई खिलाना और फिर शाम को चाय के बाद वो घंटों अपने दादाजी को उसकी मधुरता से भरी बांसुरी सुनाता। और उसके दादाजी इतने प्यार से अमन को बांसुरी बजाते सुन बहुत खुश होते। जैसे जैसे दिन निकलते गए उसके दादाजी वो बांसुरी सुन ठीक होने लगे। 1 महीने के बाद जब डॉक्टर ने उसके दादाजी का चेकअप किया तो वो हैरान हो गए, क्योंकि अमन के दादाजी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए थे। अमन को समझ आ गया कि ये बांसुरी कोई आम बांसुरी नहीं है, ये एक जादुई बांसुरी है जिससे बजाकर लोगों को ठीक किया जा सकता है। और फिर वो उन सब लोगों को जिन्हें डॉक्टर ने कहा था कि वो बीमारी के चलते ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएंगे, उन सभी को अपने घर के पास बने बगीचे में बुलाता है और रोज शाम को उन्हें बांसुरी सुनाता है। देखते ही देखते वो ठीक होने लगते हैं। थोड़े दिनों बाद अमन के पिताजी उसे रोज बांसुरी लोगों को सुनाता देखते और उन्होंने उससे पूछा, बेटा अमन, तुम रोज बगीचे में उन लोगों को अपनी बांसुरी सुनाते हो, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। नहीं पिताजी, ये लोग उन्हीं लोगों में से हैं जिन्हें डॉक्टर ने वही बात कही थी जो कि दादाजी से कही थी, लेकिन उन्हें ये कहे बहुत दिन हो गए, फिर भी अब तक वो काफी स्वस्थ हैं पिताजी। अमन के पिताजी सोच में पड़ जाते हैं और फिर वो डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर उन सब लोगों की रिपोर्ट देखकर चौंक जाता है और उसके पिताजी से कहता है, असल में ये सब लोग अमन की बांसुरी सुन सच में ठीक हो रहे हैं और इसे म्यूजिकल थेरेपी भी कहा जाता है। आपका बेटा उन्हीं लोगों में से एक है। इसकी मधुर बांसुरी सुन लोग ठीक हो जाते हैं। ये सुनकर अमन के पिताजी अमन से कहते हैं, बेटा तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, पर तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दोगे और साथ साथ शाम को बांसुरी बजा लोगों की मदद करोगे। और फिर अमन मेहनत कर और मन लगाकर मेहनत कर बहुत बड़ा म्यूजिक थेरेपिस्ट बन जाता है, जो लोगों के भले के लिए काम करता है और उनसे कुछ भी लिए बिना उनकी हमेशा मदद करता है।